17 फरवरी 2017 केरला की एक टॉप एक्ट्रेस थ्रिसूर से कोची जा रही थी अपनी अपकमिंग मूवी के एक प्रमोशनल गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। रात के 9 बजे थे और उसकी गाड़ी को पीछे से एक टेम्पो ट्रैवलर टक्कर देती है। दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं और टेम्पो में बैठे कुछ आदमी जबरदस्ती एक्ट्रेस की गाड़ी के अंदर जाकर घुस जाते हैं। कार जैकिंग का मामला पहले लगता है। एक्ट्रेस गायत्री, हमने यहां ऑफ कोर्स नाम चेंज किया है, द न्यूज मिनट ने गायत्री का नाम इस्तेमाल किया एज अ सूडोनेम, हम भी वही कर रहे हैं। अब एक्ट्रेस गायत्री ने इनमें से एक आदमी को पहचान लिया और पूछा, सुन्नी ये क्या तुम हो? अपना फेस मास्क हटाकर सुन्नी जवाब देता है कि हां, हमें आपको फॉलो करने के लिए कहा गया था। ये एक कोटेशन है। केरला में कोटेशन का बेसिक मतलब सुपारी होता है। एक्ट्रेस ने पूछा कि ये सुपारी तुम्हें किसने दी? सुन्नी ने कहा कि वो तो नहीं बताएगा, पर उसे कहा गया है कि वो एक्ट्रेस को सेक्सुअली असॉल्ट करे और उसके बाद उसका वीडियो भी बनाए। कोच्चि शहर, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है, उसी शहर में एक टॉप एक्ट्रेस को उसी की गाड़ी के अंदर सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है सुपारी देकर। जब ऐसे क्राइम्स कमिट होते हैं तो यूजुअली विक्टिम को पुलिस या लीगल सिस्टम से कोई खास राहत या मदद नहीं मिलती है। पब्लिक आउटरीच हो भी गया तो कुछ दिनों बाद क्राइम भुला दिया जाता है, सब अपना अपना काम पे बिजी हो जाते हैं या फिर पॉलिटिकल एलिमेंट्स हाईजैक कर लेते हैं उस इशू को। लेकिन फरवरी 2017 में जो हुआ, यह कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। देशभक्त पर आज हम इसी कहानी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जब लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब सस्टेन्ड पब्लिक प्रेशर होता है, जब कुछ लोग पीछे नहीं हटते हैं और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वुमेन सेफ्टी को एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो कैसे एक पेट्रियार्कल सिस्टम, कैसे लॉपसाइडेड लीगल सिस्टम को भी हिलाया जा सकता है और उसे हरकत में लाया जा सकता है। 27 अगस्त 2024 वुमेन सेफ्टी के लिए एक अहम दिन माना जाएगा। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट या AMMA, जो केरला की सिने आर्टिस्ट की टॉप बॉडी मानी जाती है, उसकी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव कमिटी को और उनके ऑफिस बेयरर्स को रिजाइन करना पड़ा, वो भी शर्मसार होकर, आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट। इतना पब्लिक प्रेशर था। केरला पुलिस टॉप डायरेक्टर रंजीत के खिलाफ केस रजिस्टर कर चुकी है। इंडस्ट्री में टॉप से टॉप बैठे अलग अलग लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज हो रहे हैं और एक लहर आ चुकी है, एक मी टू मूवमेंट शुरू हो चुकी है। जिन सीनियर आर्टिस्ट के खिलाफ आज तक लोग बोलने की जुर्रत नहीं करते थे, उनके खिलाफ आज आवाज उठ रही है मलयालम मूवीज में। प्रेशर में आकर, गुस्सा देखकर केरला सरकार ने भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया है ताकि ये सारे एलिगेशंस की ठीक से जांच हो पाए। भले ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री देश की सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव मूवीज बनाती आई है, लेकिन अंदर ही अंदर इस इंडस्ट्री को 10 से 15 पावरफुल मैन एक फ्यूडल माफिया की तरह कंट्रोल करती आई थी। 2017 का सेक्सुअल असॉल्ट केस हो या अभी रिलीज हुई हेमा कमेटी रिपोर्ट हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में और केरला सोसाइटी में इस स्केल का जो भूचाल आया है, इसका अंदाजा शायद पूरे देश को अभी तक नहीं लगा है, लेकिन बहुत जल्द लग सकता है। क्योंकि जो मलयालम सिनेमा में हुआ है वो टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में हो रहा है, लेकिन वहां बोलने वाला नहीं है कोई। लेकिन क्या अब जो केरला में हुआ है, उसके बाद इसकी रिपल इफेक्ट्स हमें दूसरे इंडस्ट्रीज में भी दिखने को मिलेगी? इस वीडियो में पूरी कहानी समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 2017 में दिलीप केस था क्या, वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव कौन है, हेमा कमेटी क्यों बनाया गया था और क्या सही में हेमा कमेटी रिपोर्ट से इस फ्यूडल माफिया को मात दी जा सकती है? दूसरे फिल्म इंडस्ट्री में अभी चुप्पी क्यों छाई हुई है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में क्यों हैं, जानते हैं आज के देशभक्त एपिसोड में। 17 फरवरी 2017 के असॉल्ट के बाद केरला में एक बहुत बड़ा आउटरीच दिखने को मिला। सरकार और पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वो आरोपियों को इमीडिएटली पकड़े। कुल मिलाकर 6 आरोपी थे और एक हफ्ते के अंदर सबके सब अरेस्ट भी हो गए। लेकिन धीरे धीरे केस की डिटेल्स बाहर आने लगे और सवाल अब यह नहीं रहा कि यह कांड किया किसने, मगर यह कि यह सारा क्राइम करवाया किसने, यह घिनौनी हरकत के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ऐसा कौन शख्स है जो इतनी घिनौनी हरकत, एक एक्ट्रेस से इतनी नफरत करता है कि ऐसे क्राइम को वो मास्टरमाइंड कराए, असॉल्ट कराए, सुपारी दे और उसके ऊपर वीडियो भी बनाए। एक नाम सामने आता है, दिलीप। एक्टर दिलीप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं। मम्मूटी और मोहनलाल जैसे लेजेंड्स के साथ साथ उनका नाम लिया जाता है। ऑन स्क्रीन अपने ह्यूमर के लिए मशहूर हैं और ऑफ स्क्रीन मानो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के किंग पिन हैं।
1992 में कैमियो से उनकी करियर का शुरुआत हुआ था। फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनर की पहचान थी। हालांकि तब उनके मूवीज में भी काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जो मिसोजिनिस्ट हैं और बहुत सारे रेप जोक्स भी मौजूद आपको मिलेंगे। 2000s में सुपरस्टार स्टेटस मिलता है और उसी के साथ साथ दिलीप ने एक बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर दिया। डायरेक्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, थिएटर ओनरशिप, रियल एस्टेट, हर चीज में अपनी पकड़ बनाई दिलीप ने। और तो और इंडस्ट्री को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। यह किस्सा सुनिए। 2008 में डायरेक्टर तुलसीदास ने मलयालम सिने टेक्नीशियन एसोसिएशन, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी सिनेमा फेडरेशंस की, उसमें तुलसीदास ने दिलीप के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की कि दिलीप ने एडवांस पैसे लेने के बावजूद मूवी शूट करने से इनकार कर दिया। अब इस इशू को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने के बजाय दिलीप ने रातों रात इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर डायरेक्टर्स के साथ मिलकर अपना खुद का फेडरेशन, फिल्म एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ केरला, स्टार्ट कर दिया। डायरेक्टर तुलसीदास को साइडलाइन कर दिया गया। उनको इंडस्ट्री में काम तक मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे ही एक नहीं कई आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि जो दिलीप के साथ कोऑपरेट करता था, उसकी जी हुजूरी करता था, वो इंडस्ट्री में सही सलामत बच जाता था। और अगर दिलीप को आप पसंद ना आए तो वो आपके पीछे पड़ जाता, आपका करियर खराब कर देता। अब एक्ट्रेस गायत्री, जिसका नाम हम गायत्री बोल रहे हैं, दिलीप के साथ काफी मूवीज वो कर चुकी थी। ये दोनों एक टाइम पर अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। मगर 2010 में बात बिगड़ने लगी। दिलीप और कुछ आर्टिस्ट 2010 में यूएस में एक टूर के लिए जाते हैं और वहां पे काव्या नाम की एक और आर्टिस्ट के साथ दिलीप का अफेयर चल रहा होता है। दिलीप वैसे 1998 में ही एक्ट्रेस मंजू वारियर के साथ उनकी शादी हो चुकी थी। 2012 में उनकी वाइफ मंजू वारियर को इस अफेयर के बारे में कुछ प्रूफ मिलता है और वो जाकर एक्ट्रेस गायत्री से पूछती है कि यूएस टूर के दौरान हुआ क्या था, मुझे सच सच बताओ। और गायत्री उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद से गायत्री और दिलीप की दोस्ती के बीच दरार पड़ जाती है। 2013 में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होता है। एक्ट्रेस गायत्री फिर एएमएमए, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट में कंप्लेंट भी दर्ज करती है कि दिलीप की वजह से उनको एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। मगर दिलीप तो ठहरे बहुत विंडिक्टिव इंसान। कहा जाता है कि वो यहां नहीं रुके। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में दिलीप ने पहली बार प्लान बनाया कि वो गायत्री को किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। लेकिन कुछ साल ये प्लान थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया, पर फिर खबर आती है कि गायत्री की एंगेजमेंट होने वाली है। एलिजिडली इस स्कीम को तब रिवाइव किया जाता है और इसके बाद 17 फरवरी 2017 को फाइनल असॉल्ट होता है। हमने आपको इस केस के बारे में जो डिटेल्स बताई हैं, ये सारे पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। प्रोसिक्यूशन का भी यही स्टांस है। इस एविडेंस के चलते 10 जुलाई 2017 को केरला पुलिस इस केस में घंटों पूछताछ करने के बाद दिलीप को अरेस्ट भी करती है। दिलीप जेल में भी जाते हैं लेकिन वहां ज्यादा देर नहीं रहते हैं। अक्टूबर 3, 2017 को इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है और उनको बेल मिल जाती है। जनवरी 2020 को ट्रायल शुरू होती है और फिर वही होता है जो हर पावरफुल केस में होता है, जो हमें दिखता है हमारे लीगल सिस्टम में। एक एक्सपेंसिव और पावरफुल लीगल टीम होता है दिलीप के पास और एक एक करके जो विटनेसेस होते हैं वो पलट जाते हैं। डिफेंस लॉयर्स के हाथों ह्यूमिलिएशन खाते हैं। एक्ट्रेस गायत्री और कुछ प्रोसिक्यूटर्स ने तो यह भी एलेज किया कि जो जज हैं इस केस में, उन्होंने काफी पार्शियली हैंडल किया केस को, लेकिन जज को बदला नहीं गया। दिसंबर 2021 में डायरेक्टर बालचंद्र कुमार ने एक और एक्सपोज किया, बड़ा खुलासा किया। एक वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ यह क्लेम किया कि नवंबर 2017 में जब वो एक्टर दिलीप के घर गए एक मूवी के बारे में बातचीत करने के लिए, तब वहां दिलीप और कुछ और लोग गायत्री के असॉल्ट वीडियो क्लिप्स देख रहे थे। वॉइस रिकॉर्डिंग में यह बयान भी सामने आया कि कैसे दिलीप इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को भी मर्डर करने का प्लान बना रहे थे। अब यह एलिगेशन है, लेकिन जो दिलीप सेक्सुअल असॉल्ट केस है वो अब भी चल रहा है। दिलीप बेल पर अभी जेल से बाहर है। अभी फिलहाल जजमेंट नहीं आई है, मगर एक्ट्रेस गायत्री ने भी हौसला नहीं हारा है। इंसाफ के लिए वो लड़ी जा रही हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे वो इंडस्ट्री का किंग पिन ही क्यों ना हो, वो ऑनलाइन ट्रोलिंग, प्रेशर, हैरेसमेंट के बावजूद इस केस को लड़ती रहेंगी जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। दिलीप केस तो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ केरला फिल्म इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ी लड़ाई का अब क्लाइमैक्स होता है। 18 मई 2017 को फिल्म इंडस्ट्री के 14 महिलाएं केरला के चीफ मिनिस्टर
पिनरई विजयन से जाकर मिलती हैं। उन्हें एक मेमोरेंडम ऑफ डिमांड सबमिट करती हैं। ये महिलाएं चाहती थी कि सरकार एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट करे ताकि फिल्म इंडस्ट्री में जेंडर जस्टिस हो, ढंग से रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी का गठन हो, जिससे ऐसी घटनाएं फिर से ना हो पाए। इन्हीं महिलाओं ने साथ में आकर विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव का भी गठन किया। नवंबर 1, 2017 को यह फाउंडेशन ऑफिशियली रजिस्टर भी हो गई। तब की सोशल मीडिया पे अवर कोपम ट्रेंड होने लगा। इस ट्रेंड का मतलब था विथ हर। अलग अलग महिलाएं, एक्ट्रेसेस गायत्री के साथ सॉलिडारिटी में खड़ी हुई और खुद अपने ट्रॉमा को भी शेयर करने लगी। याद रखिए, ये जो मूवमेंट था, बात 2017 की है, ये ग्लोबल मी टू मूवमेंट से भी पहले शुरू हुआ था। तो कुछ सेंस में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में एक ट्रेल ब्लेजर है। वो कोई वायरल ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे थे, बस वो वही कर रहे थे जो सच था, जो सही काम करना था डिस्पाइट द ऑड्स। WCC की रिकमेंडेशंस और पब्लिक प्रेशर के रिस्पांस में लेफ्ट गवर्नमेंट ने तब रिटायर्ड जज जस्टिस के हेमा के चेयरपर्सनशिप में एक कमिटी का गठन किया, हेमा कमिटी। इस कमिटी का काम था कि फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे जेंडर इनजस्टिस और अब्यूज को डॉक्यूमेंट करे और पॉलिसीज रेकमेंड करे जिससे मीनिंगफुल रिफॉर्म लाया जाए। नहीं फिंगर पॉइंटिंग, नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इफेक्टिव चेंज। हेमा कमिटी ने क्वेश्चनर्स भेजे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वर्कर्स को और कहा कि उनकी एनोनिमिटी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट की जाएगी। उन्हें रिक्वेस्ट किया कि ओपनली हेमा कमेटी से लोग आकर बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और इंडस्ट्री में जो जो हो रहा था गुप्त रूप से बयां करें कमेटी के सामने। लगभग 40 महिलाओं ने हेमा कमेटी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सारा डेटा, सारा डिटेल कलेक्ट किया गया सिस्टमैटिक तरीके से और 2019 में ही 5000 पेज का एक इनिशियल रिपोर्ट भी चीफ मिनिस्टर को सबमिट कर दिया गया। लग रहा था कि सच और इक्वालिटी के इस मूवमेंट में एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है और इस जीत से पूरे देश को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगा। मगर यहां भी थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया। केरला सरकार ने रिपोर्ट को रिलीज करने से मना कर दिया। कभी कहा कि यह हम असेंबली में अभी रिलीज नहीं कर सकते हैं, हजारों पेज का मैटर है। ठीक है, मगर एक 295 पेज का समरी है जिसमें सारे पॉइंट्स लिस्टेड हैं, रिकमेंडेशंस लिस्टेड हैं, वो पब्लिक रिलीज कर दो। फिर सरकार ने कहा नहीं नहीं, इस रिपोर्ट को अगर हम रिलीज करेंगे, समरी को भी रिलीज करेंगे, तो इसमें विक्टिम्स जो है ना वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, उनकी सेफ्टी और प्रिवेसी की बात है। सडनली सरकार को वुमेन सेफ्टी की बहुत ज्यादा ध्यान पड़ गई, या शायद अपने लंगोट की। फिर लोगों ने पॉइंट आउट किया, एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि आइडेंटिटीज को एनोनिमस रखते हुए कुछ पेजेस, सिर्फ कुछ पेजेस को रिडैक्ट करके बाकी रिपोर्ट रिलीज की जा सकती है, किसी की आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं। केरला मीडिया और वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने पॉइंट आउट करने लगे कि ये लेफ्ट सरकार ने प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए तो कमिटमेंट दे दिया, कमिटी बना दिया, लेकिन कमिटी की रिपोर्ट खुद अब वो दबा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट अगर बाहर आएगी तो इतने सारे पावरफुल मेन जो हैं वो काफी दिक्कत में आ जाएंगे, अक्रॉस पार्टी लाइन है वो मुसीबत में आ जाएंगे। अब नाड़ा अपना सब तो टाइट रखना चाहते हैं ना पब्लिक में, मगर केरला के फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने, प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी ने जंग में हार नहीं मानी। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट ने बार बार आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए। WCC ने भी लगातार प्रेशर बना के रखा और उसी के साथ उन्होंने हाई कोर्ट में प्ली डाली कि केरला फिल्म इंडस्ट्री में हर प्रोडक्शन सेट पे पॉश एक्ट के तहत इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी वो एस्टैब्लिश की जाए। और मार्च 2022 में केरला हाई कोर्ट की रूलिंग उनके फेवर में आई। यह बहुत बड़ी जीत है कि भैया कम से कम सेट पर आपको कोई छेड़ तो नहीं सकता है, आपके पास एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है। और इसी के साथ साथ अंत में आरटीआई के मामले में भी रूलिंग एक्टिविस्ट के पक्ष में आई। 6 जुलाई 2024 को स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया कि केरला गवर्नमेंट को हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आरटीआई एप्लीकेंट्स को देनी पड़ेगी, उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को रिडैक्ट करके, माने डिलीट करके, जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी एक्सपोज कर सकती थी। तो 19 अगस्त 2024 को हेमा कमेटी की रिपोर्ट रिलीज होती है। पूरे 290 पेजेस में से, फाइनल रिपोर्ट में से 45 पेजेस को रिडैक्ट करके 235 पेजेस की रिपोर्ट रिलीज होती है और भूकंप आ जाता है। कास्टिंग काउच हैरेसमेंट, कुछ लोगों का माफिया, वर्कर्स को अंडरपे करना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, ये कहानियां हम सुन चुके हैं। इस रिपोर्ट में चौंका देने वाली बात यह थी कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की निगरानी में, उनके आदेशों पर
यह सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और यह भी कि सब जानते हुए भी जनता को, खासकर कि पावरफुल मैन को, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर इस रिपोर्ट की अहमियत यह है कि अब ये सारी करतूतें, ये सारे कांड एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट में दर्ज हो चुके हैं। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि लड़की झूठ बोल रही है, इंडस्ट्री में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता है, यह हर इंडस्ट्री में होता है, हर वर्कप्लेस की बात है, यहां इसको इतना फालतू का तूल देने की जरूरत नहीं है, और तमाम अदर गैसलाइट करने के जो टेक्निक्स होते हैं। हर हैरेसमेंट और वर्कप्लेस अब्यूज को यहां दर्ज किया गया है और अब यह प्रमाण मौजूद है फॉर फर्दर एक्शन। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हम जल्दी से देख लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट। सबसे पहले जो पावरफुल माफिया है, अब ये पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को 10 से 15 लोग एक माफिया की तरह जो कंट्रोल कर रहे थे, इसमें बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स शामिल थे। ये लोग दिलीप जैसे लोगों के साथी थे। रिपोर्ट में कई एग्जाम्पल्स के तौर पर दिया गया है कि इनके खिलाफ आवाज उठाना का मतलब है काम ना मिलना, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्यूडल माफिया की वजह से काफी महिलाएं डरती हैं कि अगर उन्होंने अपना ट्रॉमा शेयर किया, अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाई भी, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उन्हें अगर कहीं अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें वोक बुला दिया जाता है, टू डिमांडिंग बुला दिया जाता है, ट्रबल मेकर बोल दिया जाता है और काम नहीं दिया जाता। उसके बाद आती है दूसरा जो मेन पॉइंट है, हैरेसमेंट का। इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट शॉकिंगली रैम्पेंट है, पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड है, अनचेक्ड है। यह कंक्लूजन है इस कमिटी का। फीमेल आर्टिस्ट, चाहे एक्टर हो, चाहे हेयर ड्रेसर हो, उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं, जिसके बाद उनको काम मिलेगा। रिपोर्ट कहती है कि इसको इंडस्ट्री में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज बुलाया जाता है, और यह सब इतना कॉमन है कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि औरत औरत से कहती है कि आगे बढ़ने के लिए यह सब करते हैं, तुम भी थोड़ा सह लो, उन्होंने भी सहा है, यही नॉर्मल बात है। जिन महिलाओं का हेमा कमेटी ने इंटरव्यू किया, उनमें 80% ने बताया कि उनके साथ मिडनाइट नॉक्स ऑन द डोर्स हो चुके हैं। यानी शूट के दौरान जब होटल रूम में फीमेल आर्टिस्ट या वर्कर्स हैं, तो उनको छेड़ा जाता है, उनके दरवाजे पर थ्रेटनिंग तरीके से नॉकिंग की जाती है, आदमी घुसने की कोशिश करते हैं, जिसमें डायरेक्टर तक भी शामिल है। इसी के साथ साथ रिपोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि माइनर्स को भी हैरेस किया जा चुका है, और कई लोगों का काम मिलने के बाद नहीं, कास्टिंग काउच जैसे सिस्टम के तहत काम मिलने से पहले ही हैरेसमेंट हो जाता है। और उसके बाद कमिटी ने यह भी पाया कि सिर्फ इंडस्ट्री माफिया ही नहीं, महिलाएं अपनी पीड़ा के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया माफिया उनका जीना मुश्किल कर देती हैं। अगर किसी पॉपुलर एक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर उंगली उठाई तो ट्रोलिंग, शेमिंग, हैरेसमेंट शुरू हो जाती है। फैन ग्रुप्स उनका जीना मुश्किल कर देते हैं डिजिटल मीडिया पर। पब्लिक लेवल पर धमकी और डेफेमेशन भी होता है, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया नहीं जाता। इस सोशल मीडिया हैरेसमेंट ये चलती रहती है। और फाइनली इंडस्ट्री में लेबर राइट्स की भी एक पोल खुली है। मिनिमम वेज से भी कम में काम मिल रहा है। एक्सपोजर करोगे तो पेमेंट मिलेगा। खास करके महिलाओं को तो अंडर पे किया जाता है। ना प्रॉपर टॉयलेट्स हैं, ना चेंजिंग रूम्स हैं, ना ढंग के वर्क डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। इस रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद कई लोग सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ अपने हैरेसमेंट जो हुआ है, पावरफुल मेन ने जो किया है, और कैसे एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट AMMA उन्होंने बार बार इस मुद्दे को कैसे डिफ्लेक्ट किया, अब यह बात भी सामने आ रही है। कभी कहा कि हम अभी इस रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं, कहा कि अभी हम वायनाड के फंड रेजिंग इवेंट्स पर फोकस कर रहे हैं, कहा कि पावरफुल मीडिया लॉबी वॉबी कुछ है ही नहीं, माफिया आप लोग पता नहीं क्यों कह रहे हो। मगर फिर AMMA के ऑफिस बेयरर्स के खिलाफ ही आरोप लगने लगे। एक यंग एक्टर ने एलेज किया कि एक्टर प्रोड्यूसर सिद्दीक, जो AMMA के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद उन्हें असॉल्ट किया। चलचित्र एकेडमी, केरला के टॉप फिल्म एकेडमी, उसके चेयरमैन डायरेक्टर रंजित के खिलाफ भी एलिगेशन सामने आए। एक्टर बाबूराज, डायरेक्टर VA श्री कुमार, एक्टर मुकेश, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ अभी कंप्लेंट्स दर्ज हो रही हैं। और जैसा हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और भी ऐसे खुलासे हो रहे हैं। 27 अगस्त को AMMA के सारे ऑफिस बेयरर्स को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था।
अब केरला सरकार ने एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है जो इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस को प्रोब करेगी। लॉयर ग्रुप सामने आ रही हैं, सर्वाइवर्स को लीगल सपोर्ट देने की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने आश्वासन दिया है कि कोई भी हो, कितना भी इंफ्लुएंशियल इंसान हो, अगर क्राइम हुआ है तो सजा मिलेगी। मगर लोग इस आश्वासन को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों, आप पूछोगे? क्योंकि डायरेक्टर रंजीत सीपीएम के करीबी माने जाते हैं। क्या पार्टी को मालूम नहीं था कि उन्हीं की स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इतने सालों से? एक्टर मुकेश जिन पर केस लगाया गया है वो सीपीएम के एमएलए हैं और फिल्म पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। अब सीपीएम कह रही है कि दोनों के ही खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब यह देखने वाली बात है कि कितना एक्शन लिया जाएगा। मगर जो केरला में हो रहा है वो पार्टी 1 वर्सेस पार्टी 2 का मामला नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर लालछन लगाया जा रहा है। वो एक वुमेन्स राइट मूवमेंट वर्सेस पेट्रियार्कल सोसाइटी का मामला है। समझाता हूं कैसे। 27 अगस्त को एक्टर सुरेश गोपी, जो बीजेपी के इकलौते एमपी है केरला से, उन्होंने पब्लिकली सीपीएम एमएलए एक्टर मुकेश को डिफेंड कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ इल्जाम झूठे हैं, मीडिया फैब्रिकेट कर रहा है ये सब। यानी सीपीएम ने खुद एक्टर मुकेश को कमिटी से यहां बाहर निकालने की बात कर दी। एसआईटी गठन हो रहा है, उस केस को एसआईटी को दे दिया, लेकिन यहां देखो बीजेपी का एमपी आकर सीपीएम के एमएलए को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जब पेट्रियार्की और जेंडर जस्टिस की बात होती है तो पावरफुल मेन हमेशा एक साथ हो जाते हैं। तब उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी से ऊपर उनकी जो एक साथ आना है, उनकी पावर हायरार्की है, उसे बचाना हो जाता है। तो यहां पार्टी से ऊपर हो गया है एक दूसरे को अभी बचाना। मगर केरला की प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी और वुमेन्स राइट मूवमेंट इस पॉइंट पर पीछे हटती हुई दिख नहीं रही है। केरला की मीडिया, खासकर की प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट मीडिया, इस इशू को कंटिन्यूअसली कवरेज दे रही है, हाईलाइट कर रही है, प्रेशर माउंट कर रही है। लोग अपने सुपरस्टार से पूछ रहे हैं कि वो इस मामले में चुप क्यों हैं, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं। ट्विटर बायो से कुछ सुपरस्टार्स का नाम हटा रहे हैं तो फैंस कम हो रहे। आप समझ के देखिए कितनी बड़ी बात है। एक फिल्म ऑब्सेस्ड सोसाइटी, वहां लोग जो सुपरस्टार्स को भगवान मानते हैं, वो अब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। एक्ट्रेस पार्वती, जो डब्ल्यूसीसी की मेंबर्स में से एक है, उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें मंजूर नहीं है कि लोग मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इंसिडेंट के बाद इंडस्ट्री को रॉटन और खराब बता रहे हैं। उनके मुताबिक अंदर से इंडस्ट्री अच्छी है, इसीलिए इतना बड़ा भूचाल मुमकिन हुआ है, इतना बड़ा एक्शन हो पाया है और इंडस्ट्री को फिक्स किया जा रहा है। जहां से कुछ आवाज नहीं आती है, जहां से सिर्फ सन्नाटा आता है, चिंता आपको वहां करनी चाहिए। याद रखिए, बॉलीवुड में अभी तक चू नहीं हुई है। वो अमीर और पावरफुल क्लब ऑफ बॉलीवुड ने चू तक नहीं की है कि मलयालम इंडस्ट्री में इतना बड़ा जो भूकंप आया है उसके बारे में। वहां तो किसी ने डिमांड नहीं किया कि वहां भी जरा कमेटी रिपोर्ट बैठाई जाए। वहां के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरोइन हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है? क्या वहां के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फीमेल स्टाफ को बहन मानते हैं? क्या बॉलीवुड में दूध की नदियां बहती हैं? मलयालम सिनेमा प्रोग्रेसिव है और देशभक्त पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने इस फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन को भी हरा सकते हैं। अब दूसरे फिल्म इंडस्ट्रीज को चिंता करनी होगी कि वो इतना चुप क्यों हैं और कब तक रहेंगे। टॉलीवुड में पहली आवाज बंगाली एक्ट्रेस रीताबोरी चक्रवर्ती ने उठाई है और मांग की है कि ममता बनर्जी हेमा कमीशन रिपोर्ट के लाइंस पर टॉलीवुड पर भी एक इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि वहां भी इंडस्ट्री में जो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट हो रहा है वो उजागर हो। खासकर कि जो कोलकाता हॉरर के बाद ये ममता बनर्जी के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि वो भी दिखा पाए कि वो वुमेन सेफ्टी के लिए वरिड हैं। ऐसा अगर एक कमीशन वो भी बैठा दे बंगाल में तो ये बुरा आइडिया नहीं होगा। बॉलीवुड में अभी तक इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त एक सिर्फ आवाज सुनाई दी है। स्वरा भास्कर ने कहा कि जो हेमा कमीशन की रिपोर्ट है वो कुछ नई चीज नहीं है। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ये चीज जानते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये इंडस्ट्री एक मेल प्रीडेटरी एटमॉस्फेयर रखता है और इस प्रीडेटरी एटमॉस्फेयर को खत्म करने की जरूरत है। और अगर बॉलीवुड में अगर एक ऐसा हेमा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बैठ जाती है ना, तो इतनी गंदगी बाहर आएगी कि हम सब डूब जाएंगे। इतनी गंदगी होगी अभी अंदर। अभी के लिए केरला के लिए अभी ये एक जीत है, एक वेकअप कॉल है और ये एक सीख भी है हमारे लिए कि अगर एक प्रोटेस्ट को आप सस्टेन्ड तरीके से प्रेशर डालकर करते रहेंगे तो जस्टिस आएगी आपके पास। नहीं तो फिर वही होगा, ब्रिजभूषण, हाथरस, बिल्किस कि हम 2 दिन आउटरीच करेंगे फिर हम भूल जाएंगे। सो कूडोस टू दोज इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जिन्होंने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। कूडोस टू द एक्टर्स, द रिपोर्टर्स, द मीडिया हाउसेस, टू द लॉयर्स जिन्होंने एक अनक्वेश्चन्ड, अनवेवरिंग सपोर्ट दिया।
हमने पर्सनली न्यूज मिनट में भी इस पूरे केस को ट्रैक किया, तो थैंक्स टू देम, टू द न्यूज मिनट टीम, क्योंकि आपने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई कि पूरे देश को इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताया कि यह सब क्या हो रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले, एक्सप्लॉयटेशन करने वाले इन लोगों का जितना जल्दी पोल खुलेगा, पर्दाफाश होगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, उतनी जल्दी एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा। क्या इस जंग के लिए हम तैयार हैं या ओनली 2 मिनट कैंडल मार्च करने के लिए तैयार हैं?